हम कहते हैं प्लैनेट्स ऑर्बिट स्टार्स, यानी कि सभी ग्रह अपने मात्र तारे के इर्द गिर्द घूमते हैं। पर यह सच नहीं होता। दरअसल सच्चाई ये होती है कि ग्रह और तारे आपस में कॉमन सेंटर ऑफ मास का चक्कर लगाते हैं। इस कॉमन सेंटर ऑफ मास को टेक्निकल भाषा में बैरी सेंटर कहा जाता है। आइए जानते हैं कि ये बैरी सेंटर क्या होता है और चीजें कैसे काम करती हैं। बैरी सेंटर को समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। चाहे वो कोई भी बॉडी हो, उसका सेंटर ऑफ मास जरूर होता है। ये वो सेंटर होता है जहां से उस खास बॉडी को बैलेंस किया जा सके। कई बार ये सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी के बिल्कुल बीच में हो सकता है और कई बार किसी और जगह पर। उदाहरण के लिए अगर एक रूलर यानी कि एक स्केल को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इसके सेंटर में केवल एक उंगली रखकर भी हम इसे बैलेंस कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में मौजूद है। पर सभी बॉडीज का सेंटर ऑफ मास हमेशा उसके सेंटर में मौजूद नहीं होता। जैसे अगर एक हथौड़े को देखें तो इसका मास हर जगह पर एक जैसा नहीं है। इसके लोहे वाले भाग का मास ज्यादा है जबकि लकड़ी वाले भाग का मास कम। इसलिए पिछले उदाहरण की तरह अगर हम इसके बीचों बीच उंगली रखकर इसे बैलेंस करने की कोशिश करें तो ये बैलेंस नहीं हो पाएगा। चूंकि इसके लोहे वाले भाग का मास ज्यादा है, ये उसी ओर गिर जाएगा। अब अगला सवाल ये उठता है कि इसका सेंटर ऑफ मास होगा कहाँ। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां से आप उसे बैलेंस कर सकें। पर हथौड़े पे वो पॉइंट जहां से आप इसे बैलेंस कर पाएं केवल इसके लोहे वाले भाग में ही आपको मिलेगा, और वो भी केवल इसके सेंटर के आसपास। तो हमने इन उदाहरणों से क्या जाना? हमने ये जाना कि अगर कोई नॉर्मल बॉडी हो जिसमें मास इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा उसके बीच में ही होगा। पर अगर कोई ऐसी बॉडी हो जिसका मास किसी एक एंड में ज्यादा हो तो उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा उसी एंड में लाई करेगा। आइए अब बात करते हैं बैरी सेंटर की। जिस तरह हर सिंगल ऑब्जेक्ट में एक सेंटर ऑफ मास होता है, उसी तरह स्पेस में हर दो बॉडीज के बीच भी एक कॉमन सेंटर ऑफ मास होता है जिसे हम बैरी सेंटर कहते हैं। यही वो पॉइंट होता है जिसके इर्द गिर्द तारे भी घूमते हैं और ग्रह भी। अब अगला सवाल ये उठता है कि ये पॉइंट आखिर होता कहाँ है। इसका उत्तर ये है कि इसका कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं होता। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि दोनों बॉडीज का मास कैसा है। अगर दोनों बॉडीज में से एक का मास दूसरे के मुकाबले ज्यादा है तो बैरी सेंटर हमेशा बड़े मास वाले बॉडी के नजदीक ही होगा। उदाहरण के लिए अगर सूर्य और पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के मुकाबले सूर्य का मास काफी ज्यादा होता है। इसलिए सूर्य और पृथ्वी के बीच का बैरी सेंटर सूर्य के अपने सेंटर के नजदीक मौजूद होता है। सूर्य भी इसी सेंटर का चक्कर लगाता है और पृथ्वी भी। चूंकि हम पृथ्वी के नजरिए से देखते हैं, हमें लगता है कि पृथ्वी बैरी सेंटर का नहीं बल्कि सूर्य का चक्कर लगाता है। पर चीजें उस समय अच्छी तरह से क्लियर हो जाती हैं जब हम जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह का उदाहरण लेते हैं। बृहस्पति ग्रह पृथ्वी की तुलना में काफी ज्यादा विशाल है। इसकी विशालता का अंदाजा आप केवल इस बात से ही लगा सकते हैं कि इसका मास पृथ्वी के मास का 318 गुना है। अब अगर बृहस्पति ग्रह तथा सूर्य के बीच के बैरी सेंटर की बात करें तो बृहस्पति ग्रह की विशालता के कारण ये सूर्य के अंदर नहीं बल्कि इसके बाहर होता है। चूंकि सूर्य और बृहस्पति ग्रह दोनों इसी कॉमन पॉइंट का चक्कर लगाते हैं, हमें कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलता है। हो सकता है आप में से कई लोग अभी भी ये ना समझ पा रहे हो कि दोनों बॉडीज के मास में अंतर होने के कारण बैरी सेंटर के लोकेशन में क्या फर्क पड़ता है और इनसे दोनों बॉडीज के ऑर्बिट में क्या अंतर आता है। चलिए इसे और क्लियर कर लेते हैं इन उदाहरणों से। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसमें दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास बिल्कुल सेम है, इसलिए बैरी सेंटर इन दोनों के बिल्कुल बीच में मौजूद है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स इस बैरी सेंटर का ही चक्कर लगा रहे हैं। इस वीडियो में दो में से एक ऑब्जेक्ट का मास दूसरे से थोड़ा ज्यादा है, इसलिए दोनों के बीच का बैरी सेंटर बड़े मास वाले ऑब्जेक्ट के ज्यादा नजदीक है छोटे मास वाले ऑब्जेक्ट की तुलना में। यहाँ भी दोनों ऑब्जेक्ट इसका ही चक्कर लगा रहे हैं। जैसा कि इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं, यहाँ दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास में एक बड़ा अंतर है। बड़े ऑब्जेक्ट की तुलना में छोटा ऑब्जेक्ट काफी छोटा है। जैसा कि हमने हथौड़े वाले उदाहरण में देखा था, इस केस में बैरी सेंटर बड़े मास वाले ऑब्जेक्ट के अपने सेंटर के पास होगा और दोनों ऑब्जेक्ट्स इसी का चक्कर लगाएंगे। अब जरा इस वीडियो को देखिए। इसमें बड़े ऑब्जेक्ट की तुलना में छोटा ऑब्जेक्ट और भी ज्यादा छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का बैरी सेंटर लगभग बड़े ऑब्जेक्ट के अपने सेंटर के बिल्कुल नजदीक बनेगा।
यहाँ भी दोनों ऑब्जेक्ट्स इसी बैरीसेंटर का चक्कर लगाएंगे, पर अगर नजदीक से गौर न फरमाया जाए तो ये भी कहा जा सकता है कि छोटा ऑब्जेक्ट बड़े ऑब्जेक्ट का चक्कर लगा रहा है। कई बार दो बाइनरी स्टार्स के केस में बैरीसेंटर दोनों तारों के बाहर भी बनता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ऐसे केस में दोनों ही तारे इस कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट का चक्कर लगाते हैं। आशा करता हूं कि अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि ये बैरीसेंटर क्या होता है और ये कहां बनता है। अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो इसका खुद का भी एक बैरीसेंटर है। ये सोलर सिस्टम में मौजूद सभी ऑब्जेक्ट्स के कंबाइंड मास का सेंटर है। चाहे वो सूर्य हो, कोई ग्रह हो या फिर कोई अन्य ऑब्जेक्ट, सभी के सभी ऑब्जेक्ट्स सोलर सिस्टम के इसी कॉमन बैरीसेंटर का चक्कर लगाते हैं। ये हमेशा एक जगह पर ही फिक्स्ड नहीं रहता, बल्कि लगातार बदलता रहता है। ये बैरीसेंटर कहाँ होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि सारे ग्रह अपने ऑर्बिट में उस समय कहाँ मौजूद है। चूंकि अकेले सूर्य का मास हमारे पूरे सौरमंडल के मास का 99.87% होता है, ज्यादातर समय हमारे सोलर सिस्टम का बैरीसेंटर इसके अंदर ही होता है, पर कई बार ये सूर्य के सरफेस से बाहर भी होता है। बैरीसेंटर का चक्कर लगाने के कारण ही हमारा सूर्य अपने जगह से हिलता डुलता रहता है। चूंकि ज्यादातर समय हमारे सौरमंडल का बैरीसेंटर सूर्य के सेंटर के आसपास ही होता है, सारे ग्रह भी इसी पॉइंट का चक्कर लगाते रहते हैं। इसलिए हमें लगता है मानो वो बैरीसेंटर का नहीं बल्कि सूर्य का ही चक्कर लगा रहे हैं। इसलिए हम आसान भाषा में ये कह देते हैं कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इस तस्वीर में आप आसानी से ये देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे सोलर सिस्टम का बैरीसेंटर हर साल बदलता रहता है। बैरीसेंटर का कॉन्सेप्ट स्पेस में मौजूद हर दो ऑब्जेक्ट्स पे लागू होता है, चाहे वो तारे और ग्रह का ग्रुप हो, ग्रह और उपग्रह का, या फिर दो उपग्रहों का। उदाहरण के लिए हम पृथ्वी और चांद की बात करें तो चांद के मुकाबले पृथ्वी काफी बड़ा है, इसलिए इन दोनों के बीच का बैरीसेंटर पृथ्वी के अपने सेंटर से मात्र 4671 किलोमीटर दूर बनता है। इसी पॉइंट का चक्कर पृथ्वी भी लगाता है और चांद भी, पर चूंकि ये बैरीसेंटर पृथ्वी के अपने सेंटर के काफी नजदीक होता है, हमें ऐसा लगता है कि मानो चांद इसका नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। बैरीसेंटर के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम दूर मौजूद नए ग्रहों को ढूंढने के लिए भी करते हैं। दरअसल तारों की तरह ग्रहों के पास अपना लाइट नहीं होता, इसलिए इन्हें ढूंढना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में हम तारों पर लगातार नजर बनाए रखते हैं और हम ये पाते हैं कि वो अपनी जगह से हिल रहा है, तो इसका मतलब यही होता है कि उसके आसपास कोई ऑब्जेक्ट जरूर मौजूद है। अगर उस ऑब्जेक्ट की अपनी लाइट नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक प्लैनेट ही होगा। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा तथा इसमें आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं विज्ञान के एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।